हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे क्लास 12 बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान का काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आए हैं। आप मॉडल पेपर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से घर बैठे कर पाएँ। और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या कहीं से भी आ रही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जितनी भी समस्या है जल्द से जल्द दूर करें, ठीक है। और इस मॉडल पेपर में अगर बात करेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, बायोलॉजी के हर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि आपके पिछले वर्ष पूछे गए हैं, आए हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे हम लोग। और दबा के शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का कार्य करता है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि आरएनए का कार्य करता है? यह डीएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे हैं, यह राइबोसोम तक एमिनो अम्ल का वाहक है, यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है, या फिर उपरोक्त में सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि आरएनए का कार्य है, यानी कि आरएनए क्या क्या करता है। तो जो आरएनए होता है यह डीएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण भी करता है, यह राइबोसोम तक एमिनो अम्ल का वाहक भी है, यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक भी है। यानी कि उपरोक्त में से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक कवक पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में लाभकारी है। निम्नलिखित में से एक कवक पादप रोगों के लिए जैविक नियंत्रण में लाभकारी कौन सा है? पहला है पेनिसिलिनियम नोटेटम, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, म्यूकर म्यूसिडा, या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो निम्नलिखित में से एक कवक रोगों के जैविक नियंत्रण जो लाभकारी होता है वह हमारा होता है, सही ऑप्शन बी, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका। यह जो हमारा होता है कवक पादप के रोगों के लिए जैविक नियंत्रण में बहुत ही लाभकारी होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने आपका, निम्नलिखित में से एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिकारक प्रोकैरियोट है। निम्नलिखित में से एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक प्रोकैरियोट कौन सा है? पहला है एनाबेना, क्लैडोफोरा, बैट्रेकोस्पर्मम, या वॉलवॉक्स। तो निम्नलिखित में से एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक प्रोकैरियोट कौन सा होता है? तो वो होता है एनाबेना। जो एनाबेना होता है यह एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक माना जाता है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम को सीधा याद कर लेना, वह आपका एनाबेना, एनाबेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? डीएनए के पुनर्योजन अणु को, आरएनए के पुनर्योजन अणु को, डीएनए तथा आरएनए दोनों के पुनर्योजन अणु को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में हम लोग डीएनए के पुनर्योजन
पुनर्योजन अणु को बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योजन अणु को बनाने में किया जाता है। बोर्ड में देखिए तो प्रश्न एक ही रहेगा, थोड़ी सी शब्दों की फिर बदल कर देंगे, बाकी सब एक ही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और काफ़ी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको बोले हैं कि जो प्रश्न पिछले साल आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सामने तक लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। सो पढ़िए ज़रूर, मेहनत कीजिए और देखिए आपको 95% ना मिले तो बताइए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। जितने भी आपको सेट प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक सेट को अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़िए, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। प्रश्न क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी के 2 अनुप्रयोग आपको लिखना है। तो वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी के बहुत सारे प्रयोग हैं, नवीनतम प्रयोग नवीन क्षेत्रों में किए जाते हैं, और बहुत सारे 2 पूछा है तो हम लोग 3 भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि के क्षेत्र में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, औषधि के निर्माण में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, और चिकित्सा क्षेत्र में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परजीवी जंतु क्या है? परजीवी जंतु क्या है? परजीवी जंतुओं के उत्पादन की एक मुख्य विधि का उल्लेख कीजिए। यानी कि परजीवी जंतु क्या होती हैं और परजीवी जंतु के उत्पादन की एक मुख्य विधि हमें बताना है। तो जीनी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित लसिका अणु रोगी के शरीर में अन्य लसिकाणुओं के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और इस कार्यवाही को बार बार दोहराना पड़ता है। अब यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्या है, जिन चिकित्सा से क्या अभिप्राय है और उचित उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। यानी जिन चिकित्सा क्या होती है, जिन थेरेपी क्या होती है, इसको पूरा इसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो इसके अंतर्गत त्रुटिपूर्ण जीन्स में अवांछित न्यूक्लियोइड के स्थान पर वांछित न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। एंजाइम चिकित्सा में आवश्यक एंजाइम को प्रविष्ट कराकर रोगों से निजात पाया जाता है, और जिन चिकित्सा में त्रुटिपूर्ण या अवांछित जीन को जीनोम से हटाया जाता है और वांछित जीन को प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक ना। एंजाइम चिकित्सा में जिस विशेष एंजाइम की अनुपस्थिति में कार्य नहीं हो रहा है उस एंजाइम को प्रविष्ट कराकर कार्य संपन्न किया जाता है, और इस कारण इसे पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, या फिर जीन चिकित्सा भी कहा जाता है। इसके उपयोग देखें तो इस तकनीकी द्वारा मानव इंसुलिन तथा वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन किया जाता है। इस तकनीकी द्वारा विभिन्न रोगों के टीकों का भी उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी इत्यादि जितने भी हैं वह जीनी चिकित्सा के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्या है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जीव रूपांतरण में विशेष योगदान का उल्लेख कीजिए या फिर लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख कीजिए या फिर लेख कीजिए। तो अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे की पहले उपयोगिता देखेंगे। 1984 से 1985 से ही अनेक फसली पादपों में दूसरे पादपों से जीवाणुओं से व कीटों से उनके बाह्य जीन के रूप में रूपांतरित करके वैज्ञानिकों द्वारा इच्छित लक्षणों का समावेश कर दिया गया है। इसमें शाकनशी सहनशीलता, कीटों के प्रति सहनशीलता, विषाणु से संरक्षण, संचायक, प्रोटीन और प्रकाश नियंत्रित जीन। आश्चर्यचकित तथ्य यह है कि खेतों में बोने की अवस्था में ऐसी ट्रांसजेनिक फसलों ने अत्यधिक कीट प्रतिरोधक क्षमता, लवकनाशी क्षमता और कवकनाशी क्षमता
और विषाणु से बचाव ऊंचा स्तर बनाए रखा है, परंतु यह भी सत्य है कि अनेक ऐसे पौधे के उपयोग के पूर्व अभी और भी शोध की आवश्यकता है। अगर इसकी उपयोगिता देखें तो पीड़क प्रतिरोधी फसलें तैयार करने से रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करना, और दूसरा पौधों में खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि करके मृदा उर्वरता अधिक सुरक्षित करना। ठीक है, तो ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अगर आपके बोर्ड में आएंगे तो पूरा करके आना है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो भी प्रश्न है पिछले साल के हैं, आए हुए प्रश्न हैं, और इसको जरूर पढ़ लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।